नमस्कार। आज हम प्लांट एंड एनवायरनमेंट के अंदर ही आगे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है वाटर एंड लाइट। पहले हमने एटमॉस्फेयर एंड इट्स गैसियस कंपोजिशन के बारे में बात की थी, वातावरण जो वायुमंडल है और उसका गैसीय संगठन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वाटर एंड लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो जैसे कि हम सबको पता है कि वाटर सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना वाटर के लिए जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो वाटर की बात करते हैं तो उसमें हम कहेंगे कि जो अर्थ सरफेस है उसके 71% भाग के ऊपर वाटर पाया जाता है। जो पृथ्वी का धरातल है उसके 71% भाग के ऊपर जल पाया जाता है। इसके अलावा जो जल होता है उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे कि लिक्विड के अंदर जो जल है वो वाटर के रूप में रहता है। सॉलिड के अंदर जो जल है वो आइस या बर्फ के रूप में रहता है, और जो गैस होती है उसके अंदर जो जल होता है वो जल वाष्प के रूप में रहता है। इसके अलावा वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि डेंसिटी के अंदर हम ये कहेंगे कि जो वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पाई जाती है। अगर टेम्परेचर इससे अधिक या कम होता है तो वाटर की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो लो टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रह पाता है। इसके अलावा जैसे वाटर की प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी, इसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह सॉल्युबल हो जाते हैं और उसके साथ में मूव कर पाते हैं। इसके अलावा वाटर के अंदर उत्प्लावन या ब्यूएंसी पाई जाती है, इस उत्प्लावन के कारण ही जो बड़ी मछलियां हैं जैसे कि व्हेल मछली और जो प्लैंक्टन्स जो पाए जाते हैं जल के अंदर वो तैर पाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ की। जो अर्थ है उसके ऊपर वाटर का किस प्रकार से वितरण होता है। तो जो टोटल वाटर होता है, जो कुल जल होता है, उसका 97.2% के लगभग ओशियन यानी कि समुद्र के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा इसका जो 2.15% होता है वो आइस या बर्फ के रूप में जमा हुआ रहता है, और केवल 0.65% बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो जल होता है वो ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो जमीन के अंदर जो धरातल का जल होता है वो सिर्फ 0.65% ही होता है। अब वाटर के कई सारे इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, कई सारे मिनरल्स जो है वाटर के अंदर घुल पाते हैं, और ये सभी की फंडामेंटल नीड होती है। जो जीव जंतु होते हैं उनकी फंडामेंटल नीड होती है वाटर। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, और यही ऑक्सीजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सभी जीव जंतुओं की लाइफ में। अब हम बात करेंगे लाइट की। लाइट या प्रकाश। तो इसमें हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जो सूर्य होता है वो लाइट का अल्टीमेट सोर्स होता है। जो सन है वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रकाश पाया जाता है वो सूर्य की वजह से पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्लांट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि पूरी तरह से लाइट के ऊपर निर्भर होती है, लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट।
से संबंधित कौन सी प्लांट के अंदर एक्टिविटीज होती है वो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का, हरे पौधे जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि सूर्य की जो ऊर्जा आती है उसको कैप्चर करने में या ग्रहण करने में सक्षम होता है। और ये जो उसकी फोटोन एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सनलाइट की उपस्थिति के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो सन फोटोन एनर्जी है उसकी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता है जिसके कारण सभी प्रकार के पेड़ पौधे जो है वो भोजन निर्माण करने में सक्षम होते हैं और पेड़ पौधों के द्वारा ये भोजन सभी जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर लाइट की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। अगर लाइट ज़्यादा है तो जो है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होगा, कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उनके खुलने या बंद होने के अंदर भी लाइट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि ऐसा फोटो पीरियड जो कि प्लांट के अंदर फ्लावरिंग या उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। जैसे कि इसके अंदर प्लांट जो है उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट डे प्लांट जिनको हम SDP कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट जिनको हम LDP कहते हैं और डे न्यूट्रल प्लांट। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जिनको की फ्लावरिंग या पुष्पन होने के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड यानी कि कम से कम फोटो पीरियड होता है, जैसे कि 14 आवर्स लगभग, उससे कम की जो है लाइट चाहिए। और जो डार्क पीरियड यानी जो डार्क पीरियड बिना लाइट का जो पीरियड है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन या व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट चाहिए होती है, इस कारण इनको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। और लॉन्ग डे प्लांट इनको क्रिटिकल जो फोटो पीरियड होता है 14 आवर्स, उससे अधिक की लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, इस कारण इनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका फोटो पीरियड से कोई संबंध नहीं होता है, उनकी फ्लोरिंग फोटो पीरियड से इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है फोटो पीरियड यानी कि लाइट का वह पीरियड, लाइट का वह ड्यूरेशन जो कि प्लांट के अंदर फ्लोरिंग को रेगुलेट करता है, उसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। इसके आधार पर प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इसके अलावा भी कई सारी एक्टिविटीज जो है वो लाइट के द्वारा रेगुलेट होती है, जैसे कि फोटो मॉर्फोजेनेसिस यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू, जो अंग बनते हैं प्लांट के अंदर उनका विभेदन जो होता है वो भी लाइट के द्वारा संभव हो पाता है, उसको कहते हैं फोटो मॉर्फोजेनेसिस। फोटो मॉर्फोजेनेसिस यानी डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन आर डिपेंडेंट ऑन लाइट, लाइट के ऊपर ये सब निर्भर होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जो कि प्लांट की लाइट के द्वारा रेगुलेट होती है। अब हम बात करते हैं कि जो सनलाइट होती है
वो जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, यहां तक इसका एटमॉस्फेयर मान लीजिए ये इसका एटमॉस्फेयर है, और जब सनलाइट जो है वो इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये जो है एनर्जी होती है जब सनलाइट जो है वो उसके अंदर एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जब ये इस पृथ्वी के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाती है, तब ये जो लाइट है उसको हम अलग अलग स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर सकते हैं। उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब एटमॉस्फेयर के बाहर होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। लेकिन जब वो अर्थ सरफेस के अंदर पहुंच जाती है तो वहां पर उसकी जो लाइट है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट को हम अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड करते हैं। अलग अलग वेवलेंथ में इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है रेडियो वेव, उसके बाद में आता है इंफ्रारेड, उसके बाद में आता है विजिबल लाइट, उसके बाद में आती है यूवी लाइट, फिर आती है एक्स रे, और उसके बाद में आती है कॉस्मिक रे। तो ये रेडिएशन जो होता है सन का रेडिएशन, वो अर्थ सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर अंदर डिवाइड हो जाता है, जो कि अलग अलग वेवलेंथ का होता है। अब जो इसकी विजिबल लाइट है, जिसका कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर उपयोग करते हैं, विजिबल लाइट का प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है, वो होती है, उसकी रेंज होती है लगभग 400 nm से लेकर के 700 nm। ये होती है विजिबल जो लाइट होता है उसकी रेंज। इस 400 nm से लेकर के 700 nm जो विजिबल लाइट की रेंज है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वह रेडिएशन होता है जिसको प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करते हैं। ये भी अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम से बना होता है, उसको कहा जाता है इस लाइट को भी हमने अलग अलग जो है स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हो गया इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लाइट को वेवलेंथ के आधार पर अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर डिवाइड करते हैं। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी PAR जो होता है वो विजिबल लाइट का 400 nm से 700 nm तक का रीजन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो लाइट के आधार पर प्लांट जो होता है उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, यानी कि उसके आंतरिकी,
बाहरी और कारिकी प्रकार के जो है चेंजेस पाए जाते हैं प्लांट के अंदर लाइट के आधार पर। जैसे कि एक होता है हीलियोमॉर्फिक, एक होता है हीलियोप्लास्टिक। हीलियोमॉर्फिक जो प्लांट जो की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो मॉडिफिकेशंस, लक्षण या जो गुण होते हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। अर्थात यदि इन पौधों को छाया से प्रकाश में या प्रकाश से छाया में अगर इनको स्थानांतरित किया जाए तो उनके जो लक्षण या गुण हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं आनुवांशिक रूप से। अब दूसरी बात करते हैं हीलियोप्लास्टिक। ऐसे मॉडिफिकेशंस, लक्षण या गुण जो कि जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं होते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक रूप से फिक्स नहीं होते हैं। इस कारण यदि इन पौधों को हम प्रकाश से छाया में या छाया से अगर हम प्रकाश में लेके आते हैं तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो उनमें परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के दो प्रकार के जो ये लक्षण या मॉडिफिकेशन प्लांट में पाए जाते हैं लाइट के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि लाइट की उपस्थिति के आधार पर भी प्लांट को जो है वो दो भागों में बांटा गया है कि लाइट की प्रेजेंस है तो प्लांट कितना ग्रो कर रहा है, लाइट एब्सेंट है तो प्लांट कितना ग्रो कर रहा है, या कौन सी लाइट की कौन सी कंडीशन प्लांट के लिए ज़्यादा अनुकूल होती है। उसके आधार पर भी जो प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हीलियोफाइट, दूसरा होता है सायोफाइट। हीलियोफाइट प्लांट या हीलियोफाइट जो पौधे होते हैं उनको वृद्धि या जो ग्रो करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। ये बिना लाइट के जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, छाया के अंदर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। इनको ग्रो करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती ही है। उनको हम कहते हैं हीलियोफाइट प्लांट, जैसे कि एमेरेंथस, ज़ैंथियम, बेटुला। ये जो पौधे होते हैं ये हीलियोफाइट प्लांट होते हैं, यानी कि इनको ग्रो करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सायोफाइट प्लांट की। ऐसे पौधे होते हैं ये जिनको की वृद्धि करने के लिए या तो कम प्रकाश की आवश्यकता होती है या फिर इनको वृद्धि करने के लिए छाया की आवश्यकता होती है। उनको हम कहते हैं सायोफाइट या छायानुरागी पादप। इसके अंदर भी कई सारे प्लांट आते हैं, जैसे कि पीसिया, एवी आदि। ये जो प्लांट होते हैं इनको वृद्धि करने के लिए कम प्रकाश या छाया की आवश्यकता होती है। या तो प्रकाश कम होना चाहिए या पूरी तरह से छाया होनी चाहिए, तभी ये प्लांट जो है वो ग्रो कर पाते हैं। तो इस प्रकार लाइट की उपलब्धता या उसमें वृद्धि करने के हिसाब से प्लांट जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, हीलियोफाइट प्लांट एंड सायोफाइट प्लांट। तो ये एबायोटिक फैक्टर था लाइट। आज का ये टॉपिक हो गया एबायोटिक फैक्टर, वाटर एंड लाइट।